हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश। तब तो क्लास 12 के पूरे इंग्लिश को हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उस सुबह मैं जब स्कूल के लिए देर से चला और मुझे डांटे जाने को डर था, क्योंकि एम हेमेल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपेटल के बारे में प्रश्न पूछेगा और मैं उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए मैंने भागने और दिन बाहर ही बिताने को सोचा। इतनी गर्मी और धूप थी। जंगल में किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरामसिन के पीछे खुले स्थान पर प्रशिक्षक के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपेटल के नियमों को अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा लगने वाला था, परंतु मेरे अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति थी और मैं स्कूल की तरफ भागा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी हुई थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से ही आ रही थी। हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके खुद ही सोचा अब क्या बात हो सकती है। फिर जब मैंने जितना तेज भाग सकता था उतना भागा तो लोहार जो वहां अपने सहायक के साथ खड़ा था बुलेटिन पर पढ़ते हुए मेरे पीछे से चिल्लाया, इतने तेज मत भागो, तुम अपने स्कूल के काफी समय में जा सकते हो। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैंने हाफता हुआ एम हेमिल्स के छोटा गार्डन में पहुंचा। सुबह जब मैं स्कूल शुरू होता था तो एक बहुत बड़ी हलचल शुरू होती थी, जो कि गली में भी सुनाई दे सकती थी, जैसे डेस्क का खुलना और बंद होना, एक साथ मिलकर पाठ को दोहराना बहुत जोर से, हमारे हाथ हमारे कानों में ऊपर कुछ ज़्यादा समझने के लिए, और अध्यापक को डंडा मेज पर बजाता हुआ। परंतु आज सब कुछ शांत था। मैं हमेशा बिना दिखे हुए खिड़की के मैंने अपने सहपाठियों को देखा तो पहले ही वहां आ चुके थे, और एम हेमेल को देखा तो भयानक लोहे का डंडा लिए हुए कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सभी के सामने से अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और कितना डरा हुआ था, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंच, हमारे तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। मेरा डर थोड़ा कम ही हुआ था कि मैंने अध्यापक को उसका हरा कोट, उसकी झालर वाली शर्ट और काली मखमली टोपी पहने हुए देखा। सभी चीज़ें कढ़ाई वाली थी, जिसके वह निरीक्षण और इनाम वाले दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनता था। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था, परंतु अजीब बात यह थी कि उन बेंचों पर जो हमारे पीछे खाली पड़े रहते थे, गांव वालों को चुपचाप हमारी तरफ बैठे पाया। बूढ़ा हाउजर अपनी तिगनोनी टोपी के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डाकिया और इसके अलावा कुछ और लोग, हर एक उदास दिखा। और हाउजर एक पुराना कायदा लाया था। इसके किनारे को थपथपाकर खोला और अपने घुटनों पर रखकर अपनी दृष्टि इसके पृष्ठों पर डाली। जब मैंने इस सब के बारे में सोच रहा था, एक एम हेलेन अपनी कुर्सी पर बैठा और उसी गंभीर और भद्र आवाज में जो वह मेरे साथ प्रयोग करता था, कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एकदम सावधान हो जाओ। वो शब्द मेरे लिए कितने बिजली की तरह कड़कड़ाने वाले थे। वो दुखी लोग, यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रहा था। मेरे अंतिम फ्रेंच पाठ, क्यों मैं नहीं जानता था कि लिखी कैसे जाता है। मुझे और नहीं सीखना चाहिए, मुझे तब वही रुक जाना चाहिए। वो मुझे मेरे पाठ न सीखने का कितना अफसोस। पक्षियों के अंडे ढूंढने का सार
पर फिसलते हुए जाने के लिए मेरी किताबों, जो थोड़ी देर पहले मुझे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने की इतनी भारी थी, मेरी ग्रामर और मेरा संतों का इतिहास अब मेरा पुराने दोस्त बन गए थे, जिनके मैं त्याग नहीं कर सकता था, और मैं एम हेलन भी नहीं त्याग सकता था। इसलिए विचार ने कि वह जो जा रहा था कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मुझे उसके डंडे के बारे में भी भुला दिया था, और यह भुला दिया था कि वह कितना बेचारा आदमी यह इस पाठ के सम्मान में ही था कि उसने रविवार को पहनने जाने वाले कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया कि वो गांव के बूढ़े आदमी कक्षा के पीछे क्यों बैठे हुए थे और स्कूल नहीं गए थे। यह उनका हमारे अध्यापक को उसकी 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद कहने तरीका था, और उस देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था, जो अब उनका नहीं रहा था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, मैं सुना मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरा नंबर सुनाने को था। पार्टिसिपेटल के उस नियम को जोर से और स्पष्ट बिना गलती किए हुए बोलने पाने के लिए मैं क्या नहीं दे चुका था, परंतु मैं पहले शब्द मिला दिया और खड़ा रहा। मैं डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल धड़क रहा हुआ और उस पर देखने का साहस न करता हुआ मैंने एम हेमिल को मुझे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच, तुम काफ़ी बुरा महसूस करते होंगे। देखो यह कैसे होता है। हर रोज़ हम कहते रहे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा, और अब देखो हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अश्लेष के साथ यही तो समस्या है, वह सीखना कल पर टालती रहती है। अब उस लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो और तुम अपनी ही भाषा को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। हमारे पास काफ़ी संख्या में बदनाम करने के लिए और हैं। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में इतने चिंतित नहीं थे। वे तुम्हारे खेत में काम पर या मिल में लगाना चाहते थे, ताकि तुम और पैसे आए, और मेरा भी दोष रहा है। क्या मैं तुम्हें प्रयास मेरे फूलों को पानी देने नहीं भेजा, पढ़ाई करने की बजाय, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं की। फिर एम हेलन फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक बातें कर रहा, यह कहता हुआ कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे अधिक तर्क संगत, कि हमें इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब यह नस्ल गुलाम होती है तो जब तक वो अपनी भाषा से चिपकी रहती है तो यह ऐसा है मानो उसकी जेल की चाबी उसके पास थी। फिर उसके ग्रामर खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मैं बड़ा हैरान था कि मैं इसके कितनी अच्छी तरह समझ गया था। जो कुछ उसको कहा वह इतना आसान लगा। मैं भी सोचता हूँ कि मैंने अध्यापक से कभी नहीं सुना था और कि उसने भी इतना धैर्यपूर्वक कभी भी नहीं समझाया था। यह लगभग ऐसा था मानो वह बेचारे आदमी जाने से पहले और कि उससे भी हमें जो कुछ उसके पास था वह सब जानना चाहता था और एक ही बार में उसको सब हमारे दिमाग में डालना था। ग्रामर के बाद हमारे पास लिखाई का पाठ था। उस दिन एम हेलेल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी जो सुंदर धुआंधार हाथ में लिखी गई थी। फ्रांस अश्लेष, फ्रांस अल्सेस। वे स्कूल में सभी जगह छोटे झंडी जैसी लग रही थी। हमारे डेस्क के ऊपर एक डंडे पर लटकी हुई आपको देखना चाहिए था। फिर हर कोई कैसा काम पर लगा हुआ था और कितनी शांति थी। एकमात्र आवाज़ कागज पर पेन के चलने की थी। एक बार कुछ किट भी उठकर अंदर आए पर किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। छोटे ने भी नहीं, जो उसको फिश हुको को ट्रेस कर रहे थे, मानो कि वह भी फ्रेंच था। छत पर कबूतर बहुत धीमे चहक रहे थे और मैंने खुद अपने आप में सोचा, क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? कबूतरों को भी। मैं जब भी अपनी लिखावट से नज़र हटाकर ऊपर देखता तो मुझे एम हेलन अपनी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए और एक के बाद दूसरी चीज़ को देखता हुआ मानो वह इस
स्कूल के कमरे को, हर चीज़ को अपनी दिमाग में बैठा लेना चाहते हो। कल्पना करो 40 वर्ष में वह उसी जगह पर था। खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसकी कक्षा उसके सामने, ठीक उसी तरह केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। अखरोट के पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे थे और होप वाइन एक बेल जो खुद अपने उगाई थी, खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी। इस सबको छोड़कर उसका दिल कितना टूट गया होगा। बेचारा उसकी बहन को भी ऊपर घूमते हुए और उनको बक्सों को सपना पैक करते हुए सुना, क्योंकि अगले दिन उसको देश छोड़ना होगा। परंतु उससे हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लिखाई के बाद हमारा इतिहास का पाठ था। फिर बच्चों ने अपने बाबेबी बोबू गए। हम कमरे में पीछे बैठे हुए हाउजर ने अपने चश्मे पहन लिए थे और दोनों हाथों में अपना कायदा पकड़कर उसके साथ अक्षर बोल रहा था। आपने देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुक से काँप रही थी और उसको सुनना इतना माफियाजा था कि हम सभी को हंसना भी चाहते और रोना भी चाहते। मुझे यह कितना अच्छा तरह से याद है। वह अचानक चर्च की घंटी में 12 बजाए। फिर प्रार्थना। उसी समय अपने अभ्यास से लौटती हुई प्रशंसनीय सेना के बिल्कुल हमारी खिड़की के नीचे बजे एम हेलन खड़ा हो गया, एक कदम फीका पड़ा हुआ अपनी कुर्सी पर। मैंने पहले कभी उसका इतना लंबा नहीं देखा था। मेरे दोस्त, उसने कहा। मैं परंतु किसी चीज ने उनका गला रोक दिया था। वह जारी नहीं रह पाया। फिर वह ब्लैक बोर्ड पर तरफ मुड़ा, एक चाक का टुकड़ा उठाया और फिर पूरी ताकत के साथ उसने जितना वो लिखा सकता था उसने बड़े अक्षरों में लिखा। तब वह रुका और उसने अपने सिर दीवार से टिका लिया और बिना कुछ बोले उसने हम हाथ से संकेत किया। स्कूल खत्म हो गया, आप जा सकते हो। को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।